पीआर लगाने से पहले सांस रोक के, पेट टाइट करके और पूरी फोर्स लगा के बार उठाना, ये सबने किया है। जिम में इसे पावर ब्रीदिंग कहते हैं। लेकिन यही टेक्निक जब हर हेवी सेट में बार बार यूज होती है तो एक ऐसी जगह पे प्रेशर क्रिएट करती है जिसके बारे में शायद ट्रेनर को भी पता नहीं, आपके टेस्टिकल्स के अराउंड वेन्स का। आज मैं एग्जैक्टली आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि जिम और वैरिकोसील का क्या कनेक्शन है, कौन सी एक्सरसाइजेज ज्यादा रिस्की हैं, और अगर आप सीरियस लिफ्टर हैं तो क्या चेंज करें ताकि आपकी प्रोग्रेस ना रुके। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अशंक बंसल, वैस्कुलर इंटरवेंशनोलॉजिस्ट। वैरिकोसील और मेल इनफर्टिलिटी का नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट हमारा डेली काम है। यंग जिम गोवर्स आजकल हमारे पास प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं, वो नंबर काफी तेजी से बढ़ रहा है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर मैसेज कीजिए, मैं पर्सनली उसका रिप्लाई दूंगा। पहले समझते हैं हेवी लिफ्टिंग वैरिकोसील को कैसे ट्रिगर करता है। जब आप वेट को उठाते हैं, जैसे स्क्वाट हुआ, डेड लिफ्ट हुआ, लेग प्रेस हुआ, तो वैल्सेल्वा मैन्यूवर यूज करते हैं, मतलब सांस को रोक के फोर्स लगाते हैं, तो आपके इंट्रा अब्डोमिनल में प्रेशर बढ़ता है और वो एक सडन स्पाइक आता है। रिसर्च बताती है कि हेवी लिफ्टिंग के दौरान ये प्रेशर 150 से 200 mm तक जा सकता है। अब ये प्रेशर कहाँ जाता है? ये सीधा आपके पेल्विक रीजन और स्पर्मेटिक वेन्स पर डाउनलोड प्रेशर डालता है। एग्जैक्टली वही वेन्स जो टेस्टिस से ब्लड को रिटर्न करते हैं। जिन लोगों के वेन्स के वैल्व्स ऑलरेडी वीक हैं या जेनेटिकली वो प्री डिस्पोज्ड है, उनमें ये रिपीटेड प्रेशर वीनस रिफ्लक्स को ट्रिगर करता है या फिर उसको वर्सन करता है। मतलब जिम खुद वैरिकोसील नहीं क्रिएट करता है, लेकिन जिन लोगों को ऑलरेडी टेंडेंसी है वो लोगों को जिम जाने से ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है और स्पीड अप हो जाती है। कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर्स में कंडक्टेड कुछ स्टडीज में वैरिकोसील प्रेवलेंस 60 to 80% तक रिपोर्ट हुई जनरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में, जिसमें अराउंड 15% का रेट है। एक और रिसर्च क्लोजली ऑब्जर्व किया गया है। ग्रेड 3 यानी सबसे सिवियर वैरिकोसील सिर्फ उन लोगों में पाया जाता है जो 5 दिन ट्रेन करते हैं। जितना ज्यादा इंटेंस और फ्रीक्वेंट ट्रेनिंग, रिस्क उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। अब मैं आपको ऑनेस्टली यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, ये स्टडीज परफेक्ट नहीं है, कुछ में सिलेक्शन बायस भी हो सकता है, लेकिन पैटर्न इतना कंसिस्टेंट है कि इग्नोर करना सही नहीं होगा। तो सबसे रिस्की एक्सरसाइजेस कौन से? स्पेशली वो एक्सरसाइजेस जो आपको वैरिकोसील को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। हेवी स्क्वाट्स और डेड लिफ्ट, मैक्सिमम वैल्सेल्वा प्रेशर यही एक्सरसाइजेस में जनरेट होता है। लेग प्रेस विथ हेवी लोड, पेल्विक रीजन पर डायरेक्ट प्रेशर और स्ट्रेनिंग आती है। क्रॉसफिट विथ कोर स्ट्रेन, रिपीटेड अब्डोमिनल प्रेशर बार बार बिना रिकवरी के। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग ऑन हार्ड सर्फेसेस, रिपीटेड इंपैक्ट से स्क्रोटल एरिया में इरिटेशन और हीट दोनों बढ़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये एक्सरसाइज छोड़ दें, इनका मतलब है कि टेक्निक और अवेयरनेस जरूरी है। सो अब बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन और स्टेरॉइड्स के एंगल्स। वैरिकोसील खुद टेस्टोस्टेरोन को इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये लीडिंग सेल्स जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं उनको डैमेज पहुंचाते हैं, और क्रॉनिक हीट से और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कम हो जाता है। लेकिन एक फैक्टर जो जिम कल्चर में बहुत कॉमन है वो है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज। ये दोनों प्रॉब्लम्स अलग हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन डेंजरस होता है। जब भी कोई एक्सटर्नल स्टेरॉइड्स लेता है, मतलब बॉडी को सिग्नल मिलता है कि टेस्टोस्टेरोन ऑलरेडी काफी है और टेस्टिस अपना नेचुरल प्रोडक्शन फिर बंद कर देता है। तो इससे क्या होता है? टेस्टिकुलर अट्रोफी, मतलब टेस्टिस का साइज छोटा हो जाता है, स्पर्म प्रोडक्शन में ड्रास्टिक ड्रॉप हो जाता है, और कुछ केसेस में रिकवरी परमानेंट नहीं होती। तो रिसर्च क्लियरली बताती है स्टेरॉइड्स बंद करने के बावजूद भी कुछ लोगों में हार्मोनल एक्सेस फुली रिकवर नहीं हो पाता। तो अगर आपको वैरिकोसील लग रहा है और आप स्टेरॉइड्स का यूज कर रहे हैं तो फर्टिलिटी और टेस्टोस्टेरोन पे डबल इंपैक्ट पड़ता है। तो ये कॉम्बिनेशन जो आज जिम कल्चर में बहुत कॉमन है, सबसे ज्यादा रिस्क करता है। सो वार्निंग साइंस क्या होते हैं जो यूजुअली लिफ्टर्स थोड़ा इग्नोर करते हैं? हेवी सेट के बाद एक साइड में डल हेवीनेस जो रेस्ट करने पे काम नहीं हो पा रहा है। लॉन्ग ट्रेनिंग सेशन के बाद टेस्टिस के ऊपर वार्म लाइक सेंसेशन आना। वर्कआउट के बाद अनयूजुअल फटीग, स्पेसिफिकली ग्रॉइन एरिया में जो मसल सोरनेस से अलग फील है। लेफ्ट साइड में ज्यादा नोटिसेबल डिस्कम्फर्ट, क्योंकि एनाटॉमिकली लेफ्ट साइड में वैरिकोसील ज्यादा कॉमन है। अगर आप ये इग्नोर करते रहते हैं तो सिर्फ इसलिए कि लिफ्टर्स में ये नॉर्मल है, सबसे बड़ी गलती है। तो क्या करें? ट्रेनिंग कंटिन्यू वो कर सकते हैं या कैसे कम करें? ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को थोड़ा मॉडिफाई करें। पूरा वैल्सेल्वा की बजाय कंट्रोल्ड एक्सहेल करें अंडर लोड प्रैक्टिस, स्पेशली हेवियर सेट्स में। ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी मॉनिटर करें। अगर आप ऑलरेडी सिम्टम्स फील कर रहे हैं और हफ्ते में 5 से ज्यादा दिन ट्रेनिंग कर रहे हैं तो रिकवरी डेज बढ़ाना स्मार्ट मूव। स्टेरॉइड्स अवॉइड करें,
या अगर आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन में इनको यूज करें और सिम्टम्स को ट्रैक करें। अगर कंसिस्टेंटली डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो असेसमेंट करवाना जरूरी है। सिर्फ इग्नोर करके ट्रेन करते रहें, सही अप्रोच नहीं। तो यहाँ पे एक बहुत कॉमन सवाल है, जो पता कैसे चल रहा है कि सिर्फ जिम फटीग है या वैरिकोसिल की शुरुआत है। तो यही एग्जैक्ट कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैंने एक और डिटेल वीडियो बनाया है, वैरिकोसिल को शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और आपको कैसे फील होता है, कब आप इसको इग्नोर कर सकते हैं और कब आप इसको जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सो कमेंट्स में बताइए आप कितने दिन जिम जाते हैं, मैं वही देख के बता सकता हूँ कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के पहले, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।